जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और अभी जो पैट का एग्जाम है उसमें बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि वे टॉपिक पहले करा दूं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी का एक क्राइटेरिया है, एक क्षेत्र है जहां से वो हमेशा ही क्वेश्चन बनाती है। और आज की क्लास में आपके साथ लेने वाला हूं सूचकांक की। सूचकांक देखिए, पिछले कुछ पेपर उठा के देखिए आप, सूचकांक से काफी क्वेश्चन बने हैं। पिछले साल का यदि पेपर का एनालिसिस किया होगा आपने, जो पैट का पेपर था, तो उसमें भी हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा गया था। इस बार 2 दिन पेपर चलने हैं आपके, दो शिफ्ट में, यानी कि 4 पेपर होंगे। तो सूचकांक से, क्योंकि इसका क्षेत्र है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जैसे कि आप जानते हो, आज की क्लास में आपको वैश्विक और जो राष्ट्रीय हैं दोनों तरह के सूचकांक करा दूंगा। इस क्लास से ज्यादा आपको कहीं एक्स्ट्रा सूचकांक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंपोर्टेंट सूचकांक जितने भी थे जो आपके लिए बन सकते हैं वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो सबसे पहला इंपोर्टेंट सूचकांक है जो आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका सतत विकास रिपोर्ट 2022, जिसको आप एसडीजी के नाम से जानते हो। एसडीजी दरअसल क्या है? एसडीजी जो है, देखिए 2015 में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में एक समिट हुई थी। कहां? पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस में। इस समिट में कुछ गोल रखे गए थे, 17 गोल रखे गए थे जिनको अचीव करना था 2030 तक का। 2030 तक के लिए वो कौन कौन से गोल थे? तो वे थे आपके पॉवर्टी, यानी कि आपका गरीबी को दूर करना था। जीरो हंगर, मतलब कि भूखमरी को दूर करना था। और उसके साथ साथ गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करना था। क्वालिटी एजुकेशन देनी थी। और उसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी। तो ये शुरू के जो 5 गोल हैं, बस आप इन्हीं को ये देख लीजिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुल जो गोल हैं कितने रखे गए हैं? तो 17 गोल रखे गए हैं। एसडीजी के अंदर कुल गोलों की संख्या 17 है, जिनको प्रत्येक राष्ट्र ने 2030 तक अचीव करना है। ये कब से स्टार्ट होते हैं? तो 2015 से। इतना डाटा आपके लिए काफी होगा। सतत विकास रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में इन 17 गोलों के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, वो प्रथम स्थान पर जो राष्ट्र आ जाएगा वो डेनमार्क आ जाएगा। स्वीडन दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे तीसरे स्थान पर। 163 देशों में यदि भारत की रैंक की बात करें तो ये 121वीं रैंक पर है 2022 में। पिछले साल की बात करूं, जो पिछली रैंक थी उसमें इसको रखा गया था 120वीं रैंक पर। और किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये भी इस जो रिपोर्ट है इससे आपका पूछा जा सकता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इतना डाटा आप यहां पर देख लीजिए। इसके साथ साथ जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एसडीजी पर सेम 17 गोल जो हैं इन पर ही जारी की जाती है, लेकिन ये राज्य स्तर पर जारी की जाती है कि कौन राज्य इन स्तर पर कितना काम अच्छा कर रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ये थर्ड था, तीसरे नंबर का था एसडीजी इंडेक्स। इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है केरल रहा है, और बॉटम पर जो रहा है वो बिहार रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ यहां पर प्रथम स्थान पर रहा है, जो एसडीजी के लिए अच्छा काम करता है। केंद्र शासित प्रदेश मैंने यहां पर क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि आपने वन विभाग के पेपर का यदि एनालिसिस किया होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही वो कराया गया था, तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो बने थे। तो इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट जो सूचकांक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई के नाम से जानते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से आप जानते हो। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। कितने देशों पर जारी किया गया है? तो 191 देशों पर जारी किया गया है। यहां जो भारत की रैंक है 132वीं रैंक है। ये अभी जो 8-9 सितंबर हुआ है उसी में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। अब मैं आपको यहां पर यूएनडीपी के बारे में बता देता हूं। यूएनडीपी जो है 1972 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, मानव विकास सूचकांक का, यूएनडीपी कार्यक्रम का गठन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और सबसे पहला जो सूचकांक यहां पर जारी किया गया था, इंपोर्टेंट है इस वाले सूचकांक से, क्योंकि ये 1990 में जारी किया गया था। और इसके जो मानव विकास सूचकांक के जन्मदाता माने जाते हैं, ये माने जाते हैं महबूब उल हसन। ये जो है, ये व्यक्ति हसन जो है,
ये पाकिस्तान के व्यक्ति हैं जिनको मानव विकास सूचकांक का जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए थे। और दूसरा नाम आपने यहां से याद रखना है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनको 1998 ईस्वी में गरीबी के आंकड़े और मानव विकास सूचकांक के आंकड़े प्रोवाइड कराने के लिए ही नोबल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत के सबसे पहले अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 ईस्वी में इनको दिया गया था भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए, जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान की बात करूं, यहां पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड यहां पर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। प्रथम स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है और तीसरे पर आइसलैंड आ जाएगा। अंतिम की बात करूं, पिछले साल भी दक्षिण सूडान सबसे अंतिम था। विकास के मामले में ये कुछ भी काम नहीं करता कंट्री। और जो भारत का स्थान है 132वां, मैंने आपको बताया ही है। ये देखिए 191 देशों की रैंक में 132वें पर आया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सूचकांक आ जाएगा, ये आ जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, कितने देशों पर आया है, स्किप कर सकते हो। 64 देशों में के भारत की जो रैंक है, जो जलवायु परिवर्तन ना हो, जलवायु जो परिवर्तन होता है ना, उसको बचाने के लिए जो काम करता है, ये 10वें स्थान पर भारत आ जाता है। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है, यहां पर पहली, दूसरी और तीसरी रैंक खाली छोड़ी गई है, ब्लैंक है। सीधी सीधी चौथी रैंक दी गई है जिसमें डेनमार्क चौथे स्थान पर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है यहां पर। कजाकिस्तान देखे जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, उसको बचाने के लिए अच्छा काम नहीं करता। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन होता है ना, जिसे ये कह सकते हैं कि बारिश असामान्य हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, कई बार गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, ये सब फैक्ट जो पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन। और भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, इसलिए 10वीं रैंक पर है। यहीं पर आप देख लेना जोखिम में, जो जोखिम है जलवायु परिवर्तन जोखिम के लिए जो काम करता है भारत, तो उसमें 7वीं रैंक भारत की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कहीं पर नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप कैसा होता है? जेंडर गैप, महिला और पुरुष को कितनी समानताएं और असमानता दी गई हैं, इस पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 16वीं रैंक है, आप स्किप कर सकते हो, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। पैट में कुल देश ये भी नहीं पूछे जाएंगे। प्रथम रैंक किसकी है? आइसलैंड, जहां पर महिला और पुरुष को जो है समान अधिकार दिए गए हैं। महिला स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, स्वतंत्र अपने निर्णय ले सकती हैं, ये दिया गया है। अफगानिस्तान आप जानते हो, तालिबान ने जब से इसको कैप्चर किया है तो तकरीबन ज्यादातर इंडेक्सों में ये आपको बॉटम पर देखने के लिए मिलेगा। भारत की रैंक जो है यहां पर 135वीं रैंक पर भारत है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो महिला और पुरुष की असमानता जहां पर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी अफगानिस्तान। भारत यहां पर, भारत में इतनी समानताएं नहीं दी गई हैं। देखिए नौकरियों में भी केवल 25% तक ही आरक्षण मिला है महिलाओं को। ऐसे नहीं कि 50-50 रख दिया जाए। हालांकि जो रेलवे था, रेलवे पुलिस फोर्स ने इसमें 50-50 रखा था महिला और पुरुष का रेशो। तो भारत के अंदर इतनी समानताएं नहीं है कि आप ये कह सकते हो महिला और पुरुष समान है। आइसलैंड सभी को समान अधिकार देता है, महिला और पुरुष को। कुछ इंडेक्स आप भारत के भी जान सकते हो जिसमें महिला और पुरुष की जो समानता और असमानता है। यहां पर जन्म के समय पैदा हुए बच्चों में महिला कितनी पैदा हुई हैं और पुरुष कितने पैदा हुए हैं, इसका जो गैप है, इसमें जो सबसे ज्यादा गैप मिलेगा, कैसे कह सकते हो आप? ऐसे कह सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 1000 पर 500 लड़कियां हो, ऐसे कह सकते हो आप 1000 पर 900 लड़कियां हो। तो देखिए यहां गैप कम है और यहां गैप ज्यादा है। तो यहां पर जन्म के समय हुए जो पैदा बच्चे हैं उसमें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गैप मिलता है। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा गैप है, ये प्रथम स्थान पर है गैप के मामले में। और सबसे कम जो गैप मिलेगा वो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम गैप।
दूसरी रिपोर्ट 2022 की आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट। ये इसने 5वीं रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने ये बताया है कि अभी जो स्थिति है, जो जनगणना 2022 की होगी उसके बाद जो हमारे आंकड़े आएंगे, हालांकि ये इसके खुद के आंकड़े हैं, जिसमें इसने ये कहा है कि प्रति 1000 जो पुरुष हैं उन पर जो महिलाओं की संख्या है वो आई है 1020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये 5वीं रिपोर्ट जारी की गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2022, जिसमें 1020 लड़कियां बताई हैं 1000 लड़कों पर। जनगणना 2011 की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए, लिंगानुपात में पूछा जाता है महिला और पुरुष का, ये 1000 पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर 940 भारत का लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर, और यदि आपसे उत्तर प्रदेश का पूछे यूपी पर तो 912 था 1000 पुरुषों पर, क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से पूछा जा सकता है आपसे। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है किस राज्य का है, तो ये लिंगानुपात मतलब गैप ज्यादा है, तो ये आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा में बहुत कम लड़कियां हैं, 800 कुछ ही बताई जाती हैं हरियाणा। और सबसे कम जो गैप है ये मिलेगा आपको केरल का, और केरल में कितना है, 2011 जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं आपको, ये आ जाएगा आपका 1084। 1084 महिलाएं हैं, 1000 यानी कि ज्यादा महिलाएं हैं 84 लड़कों के अकॉर्डिंग। तो ये डाटा भी आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सूचकांक जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक या इंडेक्स कह सकते हो। इसके लिए जो डे मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस, ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। यहां बात करें जारीकर्ता कौन है, तो आप स्किप कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा टफ एग्जाम होगा पीसीएस या यूपीपीसीएस वगैरह जो होगा उसमें पूछा जा सकता है, बाकी और में नहीं। 55 देशों में के भारत का जो स्थान है वो 43वां स्थान है, अमेरिका प्रथम स्थान पर, यूके सेकंड पर, और तीसरे स्थान पर मिलने वाला है जर्मनी। अंतिम स्थान की बात करें तो वेनेजुएला जो है ये अंतिम स्थान पर रखा गया है, जहां पर बौद्धिक संपदा के लिए मतलब ये कहें कि जो नई चीजें, नए नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसमें सबसे बॉटम पर है, भारत 43वें स्थान पर। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, 2022 की बात करेंगे। 2022 में 180 देशों की रिपोर्ट जारी हुई थी और भारत ने इस रिपोर्ट को नकार दिया क्योंकि भारत को अंतिम स्थान पर रखा गया था। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत बिल्कुल भी काम नहीं करता, ऐसी रिपोर्ट आई थी। ये पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का जो ये कह सकते हैं कि पर्यावरण कितना अच्छा है, इसमें भारत सबसे बॉटम पर रखा है। क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए यहां पर ध्वनि प्रदूषण में मुरादाबाद प्रथम स्थान पर आ जाता है विश्व में। उसके बाद राजधानी की बात करेंगे तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी आ जाती है। तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट को भारत ने हालांकि नकार दिया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, ये रिपोर्ट आपने सही नहीं दी कि हमें सबसे बॉटम पर रख दिया। प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूके आ जाएगा, तीसरे स्थान पर फिनलैंड आ जाएगा, और जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला देश, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है आपको, सबसे ज्यादा प्रदूषक देश कौन सा कहलाएगा, प्रदूषण फैलाने वाला, प्रदूषण नहीं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण हो ऐसा नहीं, प्रदूषक देश ये कहलाएगा चीन, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है वातावरण में। यहां पर आपको ये भी रखना है पर्यावरण दिवस, हालांकि सभी बच्चे जानते हैं, ज्यादातर बच्चों को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन थीम जो है इसकी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ। ये थीम रखी गई है 2022 की, सबसे ज्यादा छोटी सी जो थीम होती है ज्यादातर एग्जामों में बनती है। आगे बात करते हैं तो आगे आ जाएगा लोकतंत्र, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हो। कितना लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी कितनी है, स्वतंत्रता कितनी दी गई है, वोट का अधिकार कितना है, और काफी चीजें जो हैं, प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, डेमोक्रेसी कितनी है, तो इसकी बात हुई है। ये 10 फरवरी 2022 को रिपोर्ट जारी की थी, 2021 के आंकड़े प्रोवाइड कराए गए थे इसमें। 165 देशों पर ये जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई है, इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनियन के द्वारा जारी की गई है। ये 165 देशों में के जो भारत की रैंक है वो है 46वें स्थान पर भारत है, ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र सूचकांक में। नॉर्वे में सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड यहां पर दूसरे पर है और फिनलैंड तीसरे पर। आपने 3 रैंक तक तो याद करनी है, और तालिबान की वजह से यहां पर देखिए लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान बॉटम पर अगेन आपको दिखेगा,
सबसे निचले स्थान पर दिखने वाला है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होंगे, तो एक बार एनालिसिस आप मेरी वीडियो से कर लीजिए। कोशिश मेरी ये है कि आपको आसान तरीके से कराऊं, और उसके साथ साथ उसके बाद आप 2 से 3 बार इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ जाएगी, देखिए ये भी रिपोर्ट है, ये वी डैम के द्वारा जारी की गई, वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जारी की गई है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र डेमोक्रेसी रिपोर्ट, और ये देखिए डेमोक्रेसी रिपोर्ट ही है, सूचकांक ही है ये भी। ये जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा, और ये वी डैम के द्वारा। तो दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर जो है ये 179 देशों पर रखा गया है, और भारत का जो स्थान है 93 स्थान पर है। स्वीडन प्रथम स्थान पर है। इडिट्रिया जो है यहां पर बॉटम पर जाएगा, जहां पर बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है इस वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इस वाली के अकॉर्डिंग देखिए अफगानिस्तान बॉटम पर। डेमोक्रेसी डे यानी कि लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को हाल ही में मनाया गया, और हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत पहले आ गई थी, लेकिन इसको पब्लिश जो किया गया अभी 15 सितंबर को ही इसको पब्लिश किया गया। इसके आंकड़े प्रोवाइड कराए गए। हालांकि ये वाली जो रिपोर्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेना। कई बार वी डैम की भी पूछ ली जाती है। वी डैम इंस्टीट्यूट हालांकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कहां पर है, तो ये आपको स्वीडन में देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आ जाएगा वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक। अब ये क्या चीज है, ट्रैफिक क्या होता है? सबसे ज्यादा ट्रैफिक का मतलब आवाजाही सबसे ज्यादा कहां से होती है, यात्राएं सबसे ज्यादा किस एयरपोर्ट से होती है। तो यहां पर जो विश्व में प्रथम स्थान आया है जहां से सबसे ज्यादा यात्राएं होती हैं, वो आ जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा, जो यूएसए में है। इस हवाई अड्डे से सबसे ज्यादा यात्री जो है वो ट्रेवल करते हैं। भारत की बात करें तो ये 180 देशों में 2600 हवाई अड्डे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। इसमें भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 13वें स्थान पर आया है, जिसको 2600 एयरपोर्ट में 13वें स्थान पर रखा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से स्थान पर है, तो 13वें पर है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए एक पॉइंट और आपने याद रखना है, रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप नवीनीकरण ऊर्जा जानते हो। नवीनीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही अभी बना है। तो ये रिपोर्ट भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में यही पूछी गई थी। तो हैनले पासपोर्ट की बात करेंगे, जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। 199 देशों में आई है, और इसके लिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 अभी तक 3 पब्लिश हो चुकी हैं। चौथी आने वाली है, तो जैसे ही चौथी आएगी तो उसको भी किसी ना किसी क्लास में हम पढ़ ही लेंगे। अभी की बात करें तो भारत का जो स्थान है क्वार्टर 1 में 90 था, 2 में 84 था, और 3 में 87 था। हो सकता है ये आपको कई बार 90 देखने के लिए मिल सकता है 2 में, कुछ जो आप साइट पर जा सकते हो तो वहां पर 90 मिलेगा। लेकिन मैं बड़ा एनालिसिस करके इस डाटा को निकाला है, तो कोशिश तो यही है कि ये बिल्कुल सही डाटा है। लेकिन यदि ऊपर नीचे हो गया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत कोशिश करके ये सही डाटा बनाया है। अंतिम स्थान की बात करूं तो अफगानिस्तान जो है अंतिम स्थान पर है, जिसका पासपोर्ट देखिए क्योंकि तालिबान आतंकवादियों ने कैप्चर किया हुआ है। तो यहां आतंकवाद होने की वजह से इस देश के जो एयरपोर्ट है, इस जो पासपोर्ट है, इसको वरीयता नहीं दी जाती। जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। कई बार एग्जाम में जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं उसमें सिंगापुर जापान आपको देखने के लिए मिल सकता है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन सिंगापुर, और ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहां प्रथम स्थान पे यदि ऐसे करके ऑप्शन मिलता है, हालांकि दोनों संयुक्त रूप से हैं, तब आप जापान लगा सकते हो। जापान इसमें प्रथम स्थान पर आ जाएगा, जो 87वीं रिपोर्ट, जो 87वां स्थान है, यानी 3rd क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें। नेक्स्ट सूचकांक जो आ जाता है, ये आ जाता है नवाचार सूचकांक, जिसको आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रूप में जानते हो। जारी करता कौन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी वाइपो के द्वारा ये जारी की जाती है। ये जारी करता आपने याद रखना है। 173 देशों में भारत का स्थान 46वां है, और प्रथम स्थान पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहां पर नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। और यदि आपसे ग्लोबल इनोवेशन डे पूछा जाता है, नवाचार दिवस पूछा जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को मनाया जाएगा।
हालांकि आने वाला है 29 सितंबर, तो उसमें मनाया जाएगा। नेक्स्ट सूचकांक जो आपको पैट के लिए याद रखना है, नवाचार सूचकांक, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर जारी किया जाता है, जिसमें राज्यों को इंक्लूड किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, इनोवेशन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, उसके बाद तेलंगाना आ जाएगा और उसके बाद हरियाणा आ जाएगा। यूपी की बात करें तो यूपी आपका 7वें स्थान पर है, जो आपका पेपर है यूपी का, तो ये स्थान भी आपको पता होना चाहिए नवाचार के मामले में। छत्तीसगढ़ बॉटम पर है, जो बिल्कुल भी इनोवेशन नहीं लाता, नई नई चीजों को इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट सूचकांक आ जाएगा नवीनीकरण ऊर्जा सूचकांक 2022। जारीकर्ता कौन है? नवीनीकरण ऊर्जा नीति नेटवर्क के द्वारा यह जारी की जाती है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं, ज्यादातर तो 3 चीजें होती हैं, बाकी वे चीजें वो ऊर्जा जो हमें दोबारा से मिल जाती है। जैसे वायु, यदि हम विंड पावर प्लांट लगाते हैं तो वायु देखे कभी खराब नहीं होगी, दोबारा से हमें मिल जाएगी, रिस्टोर हो सकती है। उसके बाद पानी और उसके बाद आ जाएगा सौर ऊर्जा। इनको हम तीनों को मुख्य रूप से नवीनीकरण ऊर्जा में रखते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर रखते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा बनाता है वो है चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर आपका प्यारा भारत है, जो तीसरे स्थान पर आता है। हो सकता है कि इसका स्थान कुछ दिनों में आपको ऊपर नीचे नहीं, ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भारत सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। तो यहां देख सकते हो भारत की रैंक 3rd है, जहां पर, क्योंकि देखिए सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा और जो पानी से जो बना डैम वगैरह बनाकर ऊर्जा बनाई जाती है, तो उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो तीनों के तीनों स्थान आपको पता होने चाहिए, बॉटम वगैरह की आपको यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जो प्रेस होती है, जो ये कह सकते हैं प्रेस फ्रीडम, प्रेस कह सकते हो आप, जो अखबार वगैरह होते हैं, न्यूज वगैरह जो छापी जाती हैं, उसमें कितनी स्वतंत्रता किस राष्ट्र को है। तो यहां बात करें इसको जारी कौन करता है, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, तो ये जारी की जाती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। 20वां संस्करण था, आप स्किप कर सकते हो, नहीं जानने की जरूरत। यदि आप कोई और एग्जाम जो ग्रेजुएशन से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ऐसी ऐसी रिपोर्ट पूछ ली जाती है, कौन सा संस्करण जारी किया गया है। कुल देश 180 हैं, पैट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, कुछ भी बोलिए, कुछ भी दिखाइए, सबको फ्रीडम दिया गया है। अंतिम स्थान की बात करूं, उत्तर कोरिया, जहां पर आपको किम जोंग देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और भारत का स्थान 180 देशों में के 150वां है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भारत के अंदर जितनी न्यूज आप देखते हो, उन न्यूज को पूरी स्वतंत्रता नहीं है। सारी न्यूज, कौन सी न्यूज कब दिखानी है, कैसे दिखानी है, इस चीज को डिसाइड करता है सरकार। और देखिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है उसके द्वारा ये बताया गया है कि भारत की स्थिति न्यूज पब्लिश करने में 150वें स्थान पर, जो काफी दैन्य है, काफी खराब है। यदि आपसे पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम डे, तो ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक आर्टिकल 19 कै भी आप देख लीजिए, 19 कै जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में 19 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसका जो कै है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडेक्स आ जाता है आपका IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021। देखिए, स्विट्जरलैंड के द्वारा 22 मार्च 2022 को पब्लिश किया गया। ये डेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एयर क्वालिटी देख लीजिए कि भारत की स्थान कहां पर कितना है विश्व में। सबसे प्रदूषित देश, सबसे प्रदूषित देश की जब हम बात करेंगे तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। राजधानी की बात करेंगे, किस देश की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो ये दिल्ली की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। शहर की बात करेंगे तो भिवाड़ी, ये राजस्थान का शहर है, जो भारत में ही देखने के लिए मिलेगा, जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की श्रेणी में रखा गया है। तो इसी पर जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था वो जारी किया गया था, इनका एनालिसिस किया गया था, हालांकि उसको भारत ने नकार दिया। यदि आपसे पूछा जाता है यहां पर ध्वनि प्रदूषण में प्रथम स्थान किसका है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है वो शहर कौन सा है, तो ये मुरादाबाद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मुरादाबाद।
यहां पर सबसे विश्व में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है। नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाएगी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे रूप में जानते हो आप। हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा होता है, दरअसल जहां पर लोग ज्यादा खुशहाल हैं, कितने खुशहाल लोग हैं, सभी को खाना मिल रहा है, सभी को सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऐसे स्तर पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। 10वीं रिपोर्ट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। 146 देशों में भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो यहां के लोग इतने खुशहाल नहीं हैं, इतने हैप्पी नहीं रहते। 136वीं रैंक पर है, काफी ज्यादा दूर नहीं है लास्ट से जहां पर। तो यहां पहले स्थान पर बात करें तो फिनलैंड आ जाएगा। अफगानिस्तान अगेन बॉटम पर देखने के लिए मिलेगा आपको, जहां पर प्रसन्नता सबसे कम मिलेगी, खुशहाली सबसे कम है। कारण तालिबान का द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाना, तो ये यहां की रीजन बन रहा है। और फिनलैंड जहां पर सबसे ज्यादा आपको खुशहाल लोग मिलेंगे। भारत में 136 स्थान, यानी कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं है भारत के लोगों की जो खुश रह सके। एक चीज और देख लेना, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भूटान के द्वारा जारी किया जाता है। भूटान के द्वारा ये जारी किया जाता है जीडीपी पर। नॉर्मली ये जो इंडेक्स है जो जारी किया जाता है, जिसको लागू करता है भारत भी जो लागू करता है, किस लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितने इनकम की सोर्स हैं, कितने उनके पास संसाधन हैं, इन चीजों पर जारी की जाती है। लेकिन भूटान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी पर हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो फिनलैंड प्रथम है, डेनमार्क, आइसलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड हो जाएगा, उसके बाद नीदरलैंड। तो आपने 3 रैंक, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कभी भी पूछी जाती है। नेक्स्ट सूचकांक आ जाएगा आपका वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, हालांकि 2021 का है लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 195 देश, स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। प्रथम स्थान अमेरिका, जहां पे सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में काम किया जाता है, हेल्थ सुविधाएं आम नागरिकों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वो देश आ जाएगा आपका अमेरिका। सोमालिया यहां पर अंतिम स्थान पर है, जहां पर हेल्थ सुविधाएं प्रत्येक नागरिकों तक नहीं पहुंच पाते। भारत का स्थान 66वां है, काफी अच्छा नहीं है, लेकिन 195 देशों पर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो काफी अच्छी रैंक पर है, जहां पर हेल्थ सुविधाएं ठीक ठाक हैं। प्राइवेट अस्पताल कितने हैं, सरकारी अस्पताल कितने हैं, इन चीजों पर यह कैलकुलेट किया जाता है। हेल्थ डे की बात करें, यानी कि स्वास्थ्य दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने के लिए मिलेगा। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो थीम है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी थीम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अवर प्लानेट अवर हेल्थ 2022 की थीम रखी गई है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसको हंगर इंडेक्स के रूप में आप जानते हो, 2021 है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी ज्यादा है। 116 देशों पर जारी किया गया था। इसमें जो चीन है वो प्रथम स्थान पर है, जहां के लोग, भूखमरी क्या होती है, दरअसल भूखमरी ये होती है जहां पर लोग रात को कितना खाना मिल रहा है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितनों को खाना नहीं प्रोवाइड हो रहा, कितनों को प्रोवाइड हो रहा। चीन एक ऐसा देश है जहां पर हर लोगों को खाना मिल जाता है, पेट भर के सो जाते हैं। भारत की बात करें तो 101वां स्थान है, जो 116 में का आया है, इतनी अच्छी स्थिति पर नहीं है भारत। तो भारत में बहुत लोग रात को खाना खाकर नहीं सोते, भूखे सो जाते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, कमाई का जरिया नहीं है, या कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो कृषि है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये हो सकता है डाटा। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप खाना बनाते हो घर में तो उतना ही बनवाइए, उसको वेस्ट मत करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 दिन तक भी खाना नहीं मिलता, सुबह मिल जाता है तो शाम को नहीं मिलता। आप भाग्यशाली हो कि आप दोनों तीनों टाइम खाना खा रहे हो। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो खाद्य कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। भारत 101वें स्थान पर है इस मामले में। पिछले साल की बात करूं तो 94वें स्थान पर था भूखमरी सूचकांक 2020 में, ये 21 वाला है। इसके साथ साथ आपको 2-3 चीजें और पढ़ लेनी है, हालांकि मैंने डाटा इंक्लूड किया है लेकिन सारा आपके लिए नहीं है। आप बस ये एक तो ये पढ़ लीजिए, इट राइट्स मूवमेंट कब स्टार्ट होता है। इट राइट्स मूवमेंट ये स्टार्ट होता है 2018 में, 2018 में स्टार्ट होता है। ये 9 अगस्त को स्टार्ट होता है, 9 अगस्त को।
किसके द्वारा होता है, तो फसाई के द्वारा जारी किया था, FSSAI। इसके बारे में भी मैंने इंक्लूड किया है डाटा, आगे आपको मिलने वाला है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। इसके द्वारा जारी किया गया ये इट्स राइट्स मूवमेंट लागू किया गया था, लागू नहीं कह सकते, जारी किया गया था, चलाया गया था 2018 में। पोषण अभियान की बात करें तो ये 2018 में ही स्टार्ट हुआ था। झुंझुनू नामक जगह जो राजस्थान में पड़ती है, और जो स्मृति ईरानी जी हैं उनके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको रेगुलेट किया गया था। अभी जो है 1 से लेकर 7 सितंबर ये माह के सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, सप्ताह, और 1 से लेकर 30 सितंबर ये मनाया जा रहा है माह के रूप। तो यदि आपसे पूछा जाता है पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो सितंबर में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है माह कब मनाया जाता है, तो 1 से लेकर 30 तारीख यानी कि सितंबर माह को हम पोषण सप्ताह के पोषण माह के रूप में मनाते हैं। तो ये चीजें आपने देख लेनी। पोषण क्या है, जो महिला और न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, नए जन्मे बच्चे जो होते हैं, उनका जो पोषण है, उस पोषण स्तर को अच्छा बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए पोषण अभियान स्टार्ट किया गया था। कौन सा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, पोषण माह जो है या पोषण सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई थी। सिंपल सी बात है, मातृत्व लाभ के लिए जो भी महिलाएं और पुरुष, जो महिलाएं जो हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनके स्वास्थ्य और उनको कुछ आर्थिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ये योजना स्टार्ट होती। इसको आप स्किप कर सकते हो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जैसे आप जानते हो कि जो कोटे की दुकान होती है जहां से अनाज वगैरह जो प्रोवाइड होता है, उसके लिए अधिनियम आया था 2013 में। इसमें यह था कि जो 75% आबादी है, जो ग्रामीण आबादी है, उसको जो पीडीएस की दुकान है उनसे जोड़ना था, और शहरी आबादी को 50% जो फ्री अनाज वगैरह जो मिलता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो ये देने पड़ते हैं। तो ये इंक्लूड किया गया था, 50% आबादी शहरी को जोड़ा जाएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग, और 75% ग्रामीण आबादी जिनको खाना नहीं प्रोवाइड होता, जिनको अनाज नहीं मिलता, उसके लिए लागू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो 2 वर्ष तक के बच्चों को देखिए 12 वैक्सीन निवारक रोग, इसके अंदर 7 रोगों को रखा जाता है जिनमें 12 वैक्सीन वगैरह दी जाती हैं, और ये स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, और ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। 2014 में स्टार्ट हुआ था, और अभी की बात करूं तो 0.4 स्टार्ट हो चुका है इंद्रधनुष 0.4। जो पहले हुआ था 0.2, 0.3 और 0.4। 0.4 जो है फरवरी 2022 में ही स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इसको मैं आपको करंट अफेयर के डाटे में कराऊंगा, जो योजनाएं वगैरह का एक टॉपिक रह रहा है इकोनॉमिक्स का, उसमें इस डाटे को कराऊंगा, तो वहां उस वीडियो को देखना ना भूले, आपको जल्द ही वो वीडियो भी मिल जाएगी। बाल एकीकृत विकास योजना, ये देखिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो विकास करना था उसके लिए चलाई गई थी 2 अक्टूबर 1975। पुरानी योजना है तो पूछी जा सकती है, क्योंकि आपकी उसमें विकास वगैरह का जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वहां ये योजना पूछी जा सकती है आपसे। आगे बात करते हैं, अगला आ जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राष्ट्रीय स्तर पर है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, उसी ने इसको जारी किया है, पहला है। और जब भी कोई चीज पहली लॉन्च की जाती है, खास करके ऐसी चीजें, तो ये सूचकांक वगैरह एग्जाम के अंदर बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यदि मैं पेपर बनाता हूं या एग्जामिनर का भी सबसे पहले ध्यान उसकी निगाह में यदि आ जाएगा, तो सबसे पहले इस सूचकांक को आपके लिए रखेगा जरूर। 20 यूटी और केंद्र शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के लिए जारी किया गया था। हालांकि अभी जो है 8 यूटी हैं और उसके बाद 28 राज्य ये हैं, लेकिन इनमें के केवल 20 को रखा गया था। उड़ीसा ने इसके लिए सबसे अच्छा काम किया है। जो वितरण किया जाता है ना अनाज, जो कोटे की दुकान पर वितरित किया जाता है अनाज, उसमें सबसे अच्छा काम करने वाला उड़ीसा है। गोवा देखिए यहां पर जो है
सबसे बॉटम पर है जिसने इस क्षेत्र में अच्छा नहीं काम किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये जारी किया गया केंद्र सरकार। यूपी की बात करें तो दूसरी रैंक पर, यहां देख सकते हो ये पहली रैंक, बाकी और किसी की रैंक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको पूर्वोत्तर भारत ना पहाड़ी क्षेत्र, इसमें कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश की रैंक पहली रैंक, और बॉटम पर कौन है ये वाली रैंक आपने देख लेनी है। किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्र सरकार, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये जारी किया गया। इसी के साथ साथ आप ये देख लेना FSSAI के द्वारा चौथा, फोर्थ नंबर का है ये, राज्य खाद्य सुरक्षा। अब देखिए ये क्या था? ये था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और ये जो है ये है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये राज्य स्तर पर है, वो राष्ट्रीय स्तर पर था। राज्य की बात करेंगे तो जारी करता है FFSI, यानी कि फसाई ने इसको जारी किया है। इसमें भी 20 को रखा गया है, और प्रथम स्थान पर जो खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा, यानी खाने को वेस्ट नहीं करते, सबसे अच्छा काम करता है तमिलनाडु, और यहां पर गुजरात जो है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र यहां पर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। गोवा जो है बॉटम पर है, और यूटी की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर यहां पर J&K यहां पर टॉप करा है, जिसने सबसे अच्छा काम किया है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस पूरे हैं। इंपॉर्टेंट डाटा मैंने इंक्लूड किया है, हालांकि थोड़े से टफ हो सकते हैं याद करने, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे यदि क्लास को देख रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा, बहुत आसान है इन्हें याद करना। मैंने बहुत अच्छे से इनका रट्टा लगवा दिया था, आप भी 2-3 बार देखिए तो आराम से हो जाएगा। FSI के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए जो एक्ट आता है ये आता है 2006 में, और इसको लागू कर दिया जाता है 5 सितंबर 2008 में। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये जो रेगुलेट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और केंद्र सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य विभाग जो होता है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वे हैं मनसुख मंडाविया जी, आपने याद रखना है। यदि विश्व खाद्य सुरक्षा, देखिए एक तो होता है खाद्य सुरक्षा दिवस और एक होता है खाद्य दिवस। खाद्य दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गठन हुआ था 1945 ईस्वी में FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये मैंने जब आपको 1991 के बाद जो वे कराए थे, आर्थिक सुधार कराए थे, तो उसमें भी ये मैंने करा दिया था, तो वहां पर भी आप इसकी वीडियो देख सकते हो, सारी इसकी डिटेल ले सकते हो। खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो ये 7 जून को मनाया जाता है, सुरक्षा के लिए 7 जून को मनाया जाता है, और खाद्य दिवस इसके गठन के लिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इस बार की जो खाद्य सुरक्षा के लिए थीम रखी गई है ये है सुरक्षित भोजन बेहतर हेल्थ, यानी सफर फूड बेटर हेल्थ, इस बार की थीम रखी गई है। और इस बार का जो खाद्य सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है, जिसने खाद्य सुरक्षा के लिए अवेयरनेस फैलाई है, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये पुरस्कार गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेविक को गया। सिंथिया रोसेनजेविक इस बार के खाद्य सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करता है। नेक्स्ट आ जाएगा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। निर्धनता मतलब गरीबी, किस राज्य में कितनी गरीबी है, किस राज्य में कितनी अमीरी है, इस पर यह कैलकुलेट किया गया है। नीति आयोग ने जारी किया है। यहां पर जो बिहार है, बिहार बॉटम पर है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, और जहां सबसे कम गरीबी है वो है केरल। देखिए केरल की बात करूं तो आपका हेल्थ इंडेक्स, उसके साथ एजुकेशन इंडेक्स, जो प्राइमरी एजुकेशन 100%, उसमें भी प्रथम स्थान पर है, हेल्थ इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पर है। तो ये तीनों स्थान मतलब इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पर केरल देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ प्रथम स्थान पर यूटी की बात करें तो दादर नागर जो है काफी ज्यादा गरीब है, और पुडुचेरी जो है ये काफी अमीर है। लिंगानुपात की बात करें, जो मैंने आपको शुरू में ही कराया था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया SDG 2021 वाला, जन्म के समय पैदा हुए बच्चों पर है। यहां ऐसे कह सकते हो छत्तीसगढ़ में 1000 पर 958 लड़कियां आती हैं, और उत्तराखंड के अंदर 1000 पर यहां पर 840। तो इसका स्थान थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, और इसका स्थान जेंडर गैप में ठीक ठाक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वहां पर केरल प्रथम स्थान पर था, और इसका जो था ये था आपका
1024 जो मैंने अभी कराया था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही जो हरियाणा था वहां का लिंगानुपात, महिला और पुरुष का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है, मतलब ये कह सकते हो। तो ये हरियाणा यहां पर 2011 के अकॉर्डिंग था। आगे बात करते हैं शहरी सूचकांक, जहां पर शहरी क्षेत्र में सबसे अच्छा, यानी कौन सा शहर सबसे ठीक ठाक शहर है, जहां पर उसको शहर का अच्छे से दर्जा, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, शहर होने के सारे कर्तव्य वो निभाता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है 2021-22 के लिए। भारत के अंदर से जितने भी शहर हैं उनमें के 56 देश कैलकुलेट किए गए थे। इसके अंदर शिमला सबसे अच्छा शहर बताया जाता है और धनबाद सबसे गंदा शहर बताया गया है। शहरी सूचकांक में शहरी होने के मामले में इतना अच्छा नहीं है, शहर का केवल नाम है लेकिन शहरी नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि ये जो किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इन्हीं 17 गोलों पर, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाए थे, इन्हीं 17 गोलों पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें भुखमरी देखी जाती है कि किस शहर में कितनी भुखमरी है, हंगर कितना है, एजुकेशन, हेल्थ, ये इस तरह के 17 गोल जो इनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला रहा है शिमला, और धनबाद यहां पर इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आ जाएगा आईपीएफ पुलिस, स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिस यानी जो डिजिटल रूप में काम कर रही हो, स्मार्ट तरीके से काम कर रही हो, ऐसा इंडेक्स आया है। और ये आया है 29 राज्यों के लिए। यूटी की पुलिस की बात करूं तो यूटी की जो पुलिस होती है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की जो पुलिस होती है, ये पुलिस जो होती है ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और राज्यों की पुलिस राज्यों के अंडर में आती है। प्रथम स्थान पर जहां स्मार्ट पुलिस है, जिसकी सबसे ज्यादा स्मार्ट पुलिस है, अच्छा काम करती है, तो ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा। बिहार की पुलिस जो है इतनी स्मार्ट नहीं है, देसी तरीके से काम करती है। यूपी की बात करें तो लास्ट में आ जाएगा सेकंड स्थान पर, यानी कि बिहार से जस्ट एक स्थान ठीक ठाक है इसका, बस और कुछ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट स्थान पर है, बिहार बिल्कुल बॉटम पर है, आंध्र प्रदेश स्मार्ट पुलिस के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे, यानी कि पीस इंडेक्स की बात करेंगे, तो 163 देशों पर जारी की गई थी। इसमें भारत की रैंक 135 है, इंपोर्टेंट है। भारत की रैंक, अफगानिस्तान और पहली रैंक, ये बस 3 पॉइंट आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश पैट के लिए। बाकी आप यदि किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिए आइसलैंड यहां पर प्रथम स्थान पर आ जाएगा, सेकंड पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर आ जाएगा डेनमार्क। अफगानिस्तान अगेन यहां पर शांति नहीं है, सिंपल तालिबान ने इसको कैप्चर कर लिया, अशांति वहां पर बहुत ज्यादा फैली हुई है। यहां की बात करें भारत के स्थान की, तो भारत का जो स्थान है 135वें स्थान पर है शांति के मामले में। कॉन्टिनेंटल यदि आपसे पूछा जाता है किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा शांति है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा, जहां पर आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो सूचकांक आ जाता है वो आ जाता है भ्रष्टाचार धारणा। ये जो घूसखोरी होती है, रिश्वत जो दी जाती है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत दे देते हैं, कुछ अपने काम, सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत दे देते हैं। उसी की ये रिपोर्ट आई है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। इंपोर्टेंट संस्था है जो आपसे पूछी जा सकती है, जारी करता कौन है। 180 देश इसके अंदर कैलकुलेट किए गए थे, और भारत का स्थान भ्रष्टाचार धारणा रखने में, दिमाग में कितना भ्रष्टाचार है, कितनी घूसखोरी ले सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, 85वें स्थान पर है। डेनमार्क यहां पर प्रथम स्थान, फिनलैंड दूसरे पर, नहीं सॉरी, देखिए तीनों ही संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रखे गए हैं। यहां पर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का। अंतिम स्थान की बात करूं तो दक्षिणी सूडान आ जाएगा। पिछले साल भी दक्षिणी सूडान था और इस बार भी दक्षिणी सूडान ही है यहां पर अंतिम स्थान में भ्रष्टाचार के मामले में। आगे कुछ और रिपोर्ट है जहां पर आपको प्रथम स्थान देखना है और भारत का स्थान। यह है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, तो डेनमार्क में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धाएं मिलती हैं, और भारत का जो स्थान है ये 37वें स्थान पर है। एक रिपोर्ट और है वैश्विक कौशल रिपोर्ट, कौशल कितना है, ठीक है, कितना स्किल प्रोवाइड हो रहा है, इसके लिए स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान जो है 68वें स्थान पर भारत को रखा गया है। तो ये कुछ रिपोर्ट थी जो मैंने आपको कराई है। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते चले जाएंगे। हालांकि कुछ मिसिंग हो रहा है क्योंकि मैं अकेला काम करने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं कई बार डाटा बनाने में मुझे 2-2 दिन लग जाते हैं।
ऑथेंटिक डाटे की कोशिश करता हूं ताकि अच्छा डाटा और जो एग्जामों के अंदर बनता है, पेपर का एनालिसिस करता हूं कि कौन से पेपर में क्या डाटा पूछा गया, कहां से एग्जामिनर का ध्यान जा रहा है क्वेश्चन उठाने के लिए, तो वो सब चीज कैलकुलेट कर तब मैं अपनी अपनी स्लाइड बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और कमेंट जरूर करें, आपको पसंद आई है तब भी आप कमेंट करें, आपको पसंद नहीं आई है तो तब भी आप कमेंट करें कि किस वजह से आपको ये पसंद नहीं है, क्या मेरे डाटे में कमी थी। हो सकता है कि कई बार मिस्टेक हो जाती है, हर टीचर से गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है, तो मुझसे भी हो सकती है कि कोई डाटा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको बहुत अच्छा और सही डाटा प्रोवाइड कराऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।